लो दोस्तों, शिक्षा धारा चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हिंदी भाषा के इस चौथे एपिसोड में हम हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक्स एग्जामिनेशन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और छात्रों को अक्सर इनको समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम इन टॉपिक्स पर आसान भाषा में, सरल भाषा में एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज के इस टॉपिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे, आज निरनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे, अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे, विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, हलंत के बारे में, रेफ क्या होते हैं, हिंदी भाषा में अमानक वर्ण कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अनुनासिक से। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु की तरह होता है, ठीक है, चाँद की तरह है। इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। प्रिय साथियों, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव को आप संविच्छेद करेंगे तत् धन भव होगा। तत् मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न होना, मतलब संस्कृत भाषा से उत्पन्न। ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, इनका रूप परिवर्तन कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको तद्भव शब्द कहते हैं। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, जिसमें मुख से ज़्यादा हवा निकलती है, नाक से कम निकलती है। ये स्वर ध्वनियाँ होती हैं, इनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है, ठीक है। जैसे गाँव, आत, चिड़िया, दांत, चाँद, ठीक। हमारे हिंदी भाषा में पंचमाक्षर 5 होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, जिनको हम अनुनासिक वर्ण की संज्ञा देते हैं। जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, जो 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। क वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है अंग, फिर इसी तरह प वर्ग तक 5 अक्षर हो जाते हैं, जिनको हम पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण की संज्ञा देते हैं। इनका प्रयोग हिंदी भाषा में अक्सर होता है, लेकिन अंक को दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला जो लिखा गया है, इसको लिखने में ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा तेज़ी से हम इसको लिख सकते हैं, ज़्यादा आसानी से हम लिख सकते हैं। इसीलिए अक्सर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है अंक को लिखने में। जैसे खंड है, तो खंड को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, अनुनासिक वर्ण का प्रयोग करके भी और अनुस्वार का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। लेकिन अनुस्वार का प्रयोग करके हम इसलिए लिखते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि ये आसानी से लिखे जा सकते हैं और इनको लिखने में समय की बचत भी होती है, ठीक है। अब है निरनुनासिक, केवल मुख से बोला जाता है, जैसे आप, इधर, उधर, घर, ठीक है। अनुस्वार चिन्ह यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अंगूर, अंगद, कंकड़, कंद आदि, इसका प्रयोग तत्सम शब्द में होता है। विसर्ग अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन ध्वनि है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। हमारे हिंदी भाषा में 2 वर्ण होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, जिनको अयोग वाक् की संज्ञा देते हैं, क्योंकि ये न तो पूर्ण रूप से स्वर हैं, न तो व्यंजन है, ये अयोग वाक् कहलाते हैं। विसर्ग का प्रयोग अक्सर संस्कृत भाषा में किया जाता है, हिंदी भाषा में इसका प्रचलन बेहद कम है। फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे प्रायः, अतः, दुख आदि, ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। इसका प्रयोग तत्सम शब्द में होता है, विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है। अब अगला है हलंत। इसका प्रयोग स्वर के साथ नहीं होता है। जब व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर के बिना किया जाता है, तब व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क एक व्यंजन वर्ण लेते हैं, क में से अगर अ को निकाल दिया जाए तो यह स्वर रहित हो जाएगा। तो जो क में से अ को निकाल देंगे तो क के नीचे हलंत लग जाएगा। ख में से अ को निकाल देंगे तो ख के नीचे हलंत लग जाएगा, ग के नीचे हलंत लग जाएगा, घ के नीचे हलंत लग जाएगा। मतलब स्वर रहित व्यंजन में हलंत का प्रयोग किया जाता है, जिस व्यंजन में स्वर का प्रयोग नहीं होता, जिस व्यंजन में स्वर अलग हो जाता है, उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब रेफ।
र का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो इसे रेफ कहते हैं, जैसे गर्म, धर्म, वर्ण, अर्थ, अनर्थ। ठीक। अब है अमानक वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण हैं जिन्हें झ और भ की कहा जाता है। झ और भ को पहले लिखा जाता था नीचे की तरह, जैसे इस तरह लिखा जाता था और इस तरह लिखा जाता था, लेकिन बाद में झ और भ का रूप परिवर्तन कर इस तरह हो गया और इस तरह हो गया। ठीक। इसीलिए इसको अमानक वर्ण कहा जाता है। इनको इस रूप को नीचे वाले के अनुसार इस रूप को अमान्य कर इस रूप में कर दिया गया। ठीक। इसीलिए इसको अमानक वर्ण की संज्ञा दिया जाता है। तो आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर संयोगवश आपको कहीं भी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है, आपको संदेह हो, तो आप निस्संदेह कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।